हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में JTET SST पेपर 2 के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास वन लाइनर सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में जाना था। आज हम लोग इस वीडियो में तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि इससे पहले प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने अपलोड कर दिया है और उनसे संबंधित 100 महत्वपूर्ण MCQ भी हमने करा रखा है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये बिल्कुल जो नया सिलेबस आया ना उसके आधारित पर ये तैयार किया गया है। ठीक है, उसमें देखेंगे कि जो नया सिलेबस है ना उस सिलेबस में मध्यकालीन भारत से इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना कवर करना है। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें से मामलुक वंश, खिलजी वंश और ये दो देख लिए थे हम लोग। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सभी हम लोगों ने कर लिया था। चलिए यहाँ से हम लोग करना है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश देखेंगे आप यहाँ पे, तो इनका जो शासनकाल है वो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो तुगलक वंश में सबसे पहले कौन आएंगे यहाँ पे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है गयासुद्दीन तुगलक का। इसमें 8 सितंबर 1320 ईस्वी को हजार सुतुन महल में गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है, एक यही में पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को हजार सुतुन महल में गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ठीक ना, आप ये भी कह सकते हैं कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मांझी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम सुल्तान ने दक्षिण के राज्यों में से वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, याद रखना है कि सर्वप्रथम सुल्तान ने दक्षिण के राज्यों में से वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पर विजय प्राप्त की। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पर विजय प्राप्त की। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने 1/10 या फिर 1/11 भाग भू राजस्व वसूल किया था। ठीक ना, क्या ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1/10 या 1/11 भाग भू राजस्व वसूल किया था, यानी 11 में से 1 भाग या फिर 10 में से 1 भाग, दोनों में से जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में उसको टिक करेंगे आप। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव हो गया, जिसके लिए सुल्तान ने औलिया को धमकी भरा पत्र भेजा, जिसके प्रति उत्तर में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और आगे चलकर ये कहावत भी बन गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जुना खां द्वारा स्वागत करने के लिए निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे ना जितने भी सबसे जो शासक हुए हैं इसी तरीके से लोगों का मृत्यु हुआ है, कोई गिर करके, कोई दब करके, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा निर्मित लकड़ी से महल में दब करके इनको मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक का। कब? 1325 ईस्वी में। अगला सवाल लेते हैं। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देखना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, इनका शासनकाल चलता है 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन की मृत्यु के 3 दिन बाद तुगलक बाद में जुना खां सुल्तान बना और उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। ठीक, अगला पॉइंट लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को यानी कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। सवाल बनता है कि इब्न बतूता है ना किससे शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है ना, जिसे सुल्तान ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। अगला पॉइंट, सुल्तान ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। ध्यान रखना है, सुल्तान ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया, जिसका नाम क्या रखा? दौलताबाद।
अगला पॉइंट है, सुल्तान ने राज्य में आय वृद्धि करने के उद्देश्य से दोआब में कर वृद्धि की और एक नए कृषि विभाग दीवान कोही का निर्माण किया। याद रखना है दीवान कोही के बारे में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है ये, ठीक है, दीवान कोही। अब देखते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में। हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जहाँ वो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश यही है कि वैसे फैक्ट को लिया जाए जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जहाँ से पॉइंट बन सकता है, ठीक ना। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जो कि 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी के बीच की बात है, यानी इनका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 के बीच में रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक ने मार्च 1351 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया तथा अगस्त 1351 में दिल्ली पहुंचकर पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक। अगला पॉइंट लेंगे, सुल्तान ने 23 कष्टकारी करों को समाप्त कर केवल 4 करों, कौन कौन, जजिया, जकात, खराज और खुम्स को आरोपित किया। याद कीजिएगा पिछला वीडियो में हमने जजिया, जकात, खराज और खुम्स के बारे में डिटेल से बता रखा है। अगर नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि जजिया क्या है, जकात क्या है, खराज क्या है, खुम्स क्या है, ठीक ना। तो सिर्फ 23 कष्टकारी जो कर था उस सबको समाप्त करके देखेंगे यहाँ पे ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह जो तुगलक है, वो क्या करता है, हटा देता है, ख़त्म करता है और सिर्फ 4 करों को रखता है, कौन कौन, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया, जकात, खा से खराज यानी कि जे के है, ठीक है, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, ये 4 को रखता है ये। अगला पॉइंट, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया को वसूल किया था। देखेंगे यहाँ पर 23 कष्टकारी तो हटा तो दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 4 ये कर रखा, लेकिन 4 करों में से देखेंगे जजिया, जकात, खराज, खुम्स तो रखा, लेकिन देखेंगे साथ में यहाँ पे क्या किया, ये ब्राह्मणों से भी जजिया को वसूल किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बनता है यहाँ पे कि किस शासक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट लेते हैं, फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों सहित करीब 300 नगरों की स्थापना की थी, ठीक है। शाह जो तुगलक था ना, वो हिसार, फिरोज शाह हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद है, जौनापुर है, फिरोजपुर है, ये सब सहित करीब लगभग देखा जाए तो 300 नगर की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। अगला है, सुल्तान ने जौनपुर की स्थापना अपने भाई जुना खां की याद में की थी, है ना, ध्यान रखिएगा। सुल्तान ने जौनपुर की स्थापना क्यों करवाई थी, तो अपने भाई जुना खां की याद में करवाई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुना खां की याद में। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किस शासक के कार्यकाल में हुआ था, तो ये था फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक के कार्यकाल में देखेंगे कि सबसे अधिक नहरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी, ठीक है, ध्यान रखना है। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। वैसे तो फिरोज शाही से पकड़ सकते हैं, ये आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा क्या होता है, जो खुद अपने बारे में लिखते हैं उसे वो आत्मकथा कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या रखा था, फुतुहात ए फिरोज शाही। अगला पॉइंट लेते हैं, फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। मतलब सीधा सीधा समझना है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी सवाल पॉइंट हमने आपको दिया है सभी इसमें अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग कितना, 1,80,000 थी, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं, फिरोज तुगलक ने हक ए सर्व नामक सिंचाई वसूल किया था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने हक ए सर्व, क्या है, हक ए सर्व, ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है कि हक ए सर्व नामक सिंचाई कर किसने वसूल किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। ये या फिर ये पूछा जा सकता है कि हक ए सर्व क्या था, तो ये सिंचाई कर था,
देखिए यहाँ से 2-3 सवाल बन सकता है कि नहीं, इसलिए हमने कहा कि शॉर्ट में हम आपको पॉइंट दे रहे हैं, आप उसे इसको माइंड में लेके चलिए, सिर्फ एक बार ध्यान में रखिए कि क्या क्या हम बता रहे हैं। इसके बाद निश्चित तौर पर एग्जाम में देखेंगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि मेरे कहाँ कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जब आप MCQ करेंगे देखिएगा वहाँ पे जरूर आपको पता चले ये तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। देखिएगा वहाँ पे बहुत आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। बस चीज़ों को आपको शांत दिमाग से आपको सिर्फ देखनी है, सुननी है, ठीक है, आपको भी रीड करते चलना है, ठीक है, मेरे साथ साथ। अगला पॉइंट, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, आज भी मैदान देखोगे कि दिल्ली में एक मैदान है ना, फिरोज शाह कोटला मैदान, उसका नाम भी बदल दिया गया है ना, पता है होना चाहिए आप लोगों को। तो ये दुर्ग का निर्माण करवाया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक के कल्याणकारी कार्य भी देख लेंगे कौन कौन से हैं। पहला है दीवाने बंदगान, जो इसे दास विभाग कहा गया। दीवान खैरात, जो कि दान विभाग का एक था वो, ठीक है। इसके बाद फिर है दारुल सफ़ा, ये क्या था, तो निःशुल्क चिकित्सालय था, ठीक है, यहाँ पे फ्री में उपचार किया जाता था दारुल सफ़ा में, ठीक है। दीवान खैरात क्या था, तो ये दान विभाग था, और दीवान बंदगान क्या था, तो ये दास विभाग था। फिर एक कल्याणकारी कार्य क्या और किया था, रोजगार दफ्तर, बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाना का काम करता था ये रोजगार दफ्तर। काश ऐसा आज की भी डेट में होता। दीवान इस्तिहाक, ये क्या था, तो ये पेंशन विभाग था, ठीक ना। तो ये 5 पॉइंट हमें रखना है आपको, दीवान खैरात, दारुल सफ़ा, रोजगार दफ्तर, दीवान इस्तिहाक और दीवान बंदगान, ये 5 इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो कि फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य थे, ठीक है। और भी बहुत सारे कार्य थे, लेकिन जो प्रमुख थे ये 5, ये ध्यान रखना है आपको। दीवान बंदगान हो गया, दीवान खैरात है, दारुल सफ़ा है, रोजगार दफ्तर है, दीवान इस्तिहाक है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया ये कल्याणकारी कार्य था। अगला पॉइंट ले लेते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, सवाल आ सकता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद था। कौन था, नसीरुद्दीन महमूद। इसके समय में ही 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। क्या ध्यान रखना है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक तो कौन था, नसीरुद्दीन महमूद था। इसके समय में देखेंगे कि 1398 ईस्वी में, कब, 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर जो लंग था वो आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है सैयद वंश, क्या है, सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग को डिटेल्स नहीं पढ़े, थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइन हम लोग को बस जानना है यहाँ पे सैयद वंश में कौन कौन थे, जिससे कि इम्पोर्टेंट शासक था खिलजी खां, ठीक है। इस बारे में देखेंगे कि दिल्ली में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन आरंभ हुआ, ठीक है। तुगलक वंश के बाद कौन आया, सैयद वंश। हम जो वंश बता रहे हैं ना आपको, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो भी पूछा जा सकता है क्रम से लगाने के लिए, कि कौन सा वंश पहले आया और कौन बाद में आया, आपको क्रम से लगाना होगा, ठीक है। जैसे मामलुक वंश आया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मामलुक वंश क्रम से सजाने के लिए देखा जाए तो गुलाम वंश के बाद फिर देखेंगे खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आया ये सैयद वंश, और फिर लास्ट में रहेगा आपका लोधी वंश। तो इसे क्रम भी लगाने के लिए आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और फिर अंत में आया लोधी वंश। और सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन था, लोधी वंश था। तो ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, इस वंश की स्थापना खिलजी खां ने की थी। इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी खां। ये ध्यान रखिएगा कि सैयद वंश का स्थापना किसने किया था, तो खिलजी खां किया था, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने दिल्ली के वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की नींव रखी थी। उसने दिल्ली के वास्तविक यानी कि खिलजी खां जो है वास्तविक शासन देखा जाए तो दौलत खां को पराजित करके सैयद वंश की नींव रखी थी। इसके बाद फिर आते हैं मुबारक शाह, ठीक है। अगला शासक होता है मुबारक शाह, जो कि इसका शासन है 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक। कहता है यहाँ पे खिलजी खां, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये खिलजी होगा। खिलजी खां ने अपने जीवन काल में ही मुबारक शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खिलजी खां ने अपने जीवन काल में ही मुबारक शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।
इसके बाद मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के ढलवाए तथा अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम से सिक्के ढलवाए तथा साथ में क्या किया, अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही नाम ग्रंथ फारसी में लिखा। क्या ध्यान रखना है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिक मुबारक शाही नाम ग्रंथ फारसी में लिखा। इसके बाद फिर देखेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। पहला पॉइंट है कि मुबारक शाह को मारकर वजीर सरवर उल मुल्क ने मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठाया। क्या ध्यान रखना है, मुबारक शाह को मारकर वजीर सरवर उल मुल्क ने मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद प्रधानमंत्री सरवर के हाथों वह कठपुतली बना रहा। ठीक है, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया तथा उसे अपने पुत्र कहकर पुकारा और खान खाना की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया तथा उसने अपना पुत्र कहकर पुकारा और खान ए खाना, खान होगा यहाँ पे, खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो ये था मोहम्मद शाह का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान में रखना था। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, और ये अंतिम शासक था। ठीक है, सैयद वंश का देखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर के 1450 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात 1445 ईस्वी में उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना और यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था और पहला शासक कौन था, या फिर स्थापना किसने किया था, और इसका कार्य, इस सैयद वंश का जो सेशन है वो, यानी कि शासनकाल है वो कितना से कितना तक रहा था। ये बस ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है। ठीक है, ये सैयद वंश हो गया। तो यहाँ पे 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। 1400 आई थिंक 14 था ना, 1400 लेकर के 1451। ठीक है, याद रहेगा 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है सैयद वंश का। ठीक है, तो इसमें से ये अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद फिर आता है अंतिम जो वंश होता है, ठीक है, लोधी वंश, जो कि 1451 से शुरुआत होकर के 1526 ईस्वी तक इनका से चलता है शासनकाल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। पहला इसका कौन किस बारे में पढ़ना है, बहलोल लोधी के बारे में। 1451 से लेकर के 1489 तक इनका शासनकाल है। पॉइंट क्या है कि लोधी वंश का संस्थापक था ये बहलोल लोधी। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो व्यक्ति हैं बहलोल लोधी। अगला है उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव रखी। ये भी ध्यान रखना है, उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव रखी थी। बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहूखेल से संबंधित था। ध्यान रखना है, बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा जिसे साहूखेल कहते हैं से संबंधित था। और इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि बहलोल लोधी अपने सरदारों का बड़ा सम्मान करता था, अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को बड़ा सम्मान करता था, अपने सरदारों को क्या कहता था, वो मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी। ठीक है, जो कि 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। पहला पॉइंट, बहलोल लोधी के निधन के पश्चात अमीरों ने उसके दूसरे पुत्र निजाम खां को सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, उसने बिहार के शासक हुसैन शाह सरकी को परास्त किया और बिहार को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद देखना है सिकंदर की धार्मिक नीति एक धर्मांध मुसलमान की सी थी। उसने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिया था। ठीक है, इसके बाद है सिकंदर ने एक परमाणिक गज चलाया जो प्रायः 30 इंच का होता था, जो बहुत दिनों तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर ने एक परमाणिक गज चलाया, ठीक है, जो प्रायः 30 इंच का होता था, जो बहुत दिनों तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा है। इसके बाद सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की,
तो सवाल ये भी आ सकता है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी। कब किया, तो 1504 में, जिसे 1506 ईस्वी में से अपनी राजधानी भी बनाया था। कौन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। ये भी सवाल आ सकता है, गुलरुखी उपनाम से कविता किसने लिखा या कौन लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी। इस वजह से नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर की आगरा में मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है, नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर की आगरा में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, जो कि ये अंतिम शासक साबित होता है लोदी वंश का, या फिर सल्तनत काल का भी ये अंतिम शासक साबित होता है, जो कि इसका शासनकाल चलता है 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। कुछ फैक्ट है, जैसे कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी सिंहासन पर आसीन हुआ। 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने रांगा सांगा के साथ मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम क्या था, घटोली का युद्ध। ठीक है, ठीक है, घटोली युद्ध। ठीक है, कहीं खटोली भी मिलता है, कहीं घटोली भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, खटोली या घटोली वही चीज़ है। ठीक है, तो खटोली भी मिल सकता है, घटोली भी है। तो युद्ध हुआ था जिसमें लोदी की क्या हुआ था, यहाँ पे हार हुआ था। ठीक है, और मेवाड़ों की जीत हुई थी। यहाँ पे कह सकते हैं राणा सांगा कहीं, मेवाड़ भी कह सकते हैं, मेवाड़ से ही आते थे ना राणा सांगा, तो मेवाड़ की जीत हुई थी या फिर राणा सांगा की जीत हुई, यहाँ पे लोदी की हार हो गई यहाँ पे। इस बार पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ध्यान दीजिएगा, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, यहाँ पर ये दौलत खां है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने किया था, आलम खां ने। अब अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य भी होता है युद्ध। ठीक है, 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार हो जाती है, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। और दिल्ली पर फिर देखेंगे कि मुगल वंश जो है वो यहाँ पे राज करना शुरू कर देता है, और यहाँ पे सब मुगल वंश की स्थापना कौन करता है, बाबर। ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है मुगल काल। तो इसके बाद हम लोग फिर अब शुरू करेंगे मुगल काल के बारे में। ठीक है, तो ये था दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अपने जो भी पढ़ा वो तो याद रखना ही है, साथ में थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है आपको यहाँ पे खिलजी वंश, खिलजी वंश। इसके बाद फिर तुगलक वंश, इसके बाद फिर सैयद वंश, और अंत में आता है लोधी वंश। ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पे कि गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो कि कब से कब का था, तो इसका ध्यान रखना है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना करता है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है इसकी स्थापना। ठीक है, वैसे वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है खिलजी वंश, इसका शासनकाल चलता है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और इसका स्थापना कौन करता है खिलजी वंश का, तो फिरोज खिलजी। कौन करता है, फिरोज खिलजी। ठीक है, फिरोज खिलजी कह सकते हैं, इसको पूरा नाम ही लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे अच्छा रुकिए, इसको फिर से लिख देते हैं। अच्छा रुकिए, पूरा नाम था इसका जलाउद्दीन, है ना, जलाल उद्दीन। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद तुगलक वंश,
जो कि इसका शासनकाल चलता है 1320 ईस्वी से लेकर के 1413 तक। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इस पर ध्यान रखना है सैयद वंश के बारे में। तो इसका शासनकाल है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। इसका स्थापना करता है ख्रिज खां। ठीक, और इसके बाद फिर अंतिम में आता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो इसका जो स्थापना करता है वो है बहलोल लोधी। ठीक है, शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक है। स्थापना करता है बहलोल लोधी। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट इतना आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, तो गुलाम वंश का स्थापना कौन करता है? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। जबकि सैयद वंश का स्थापना करता है ख्रिज खां। और लोधी वंश का स्थापना करता है बहलोल लोधी। सेशन भी याद रखना है कब से कब का है। ठीक है, और कम से कम ये जरूर याद रखिए कि कब से कब तक है इनका माफ़ कीजिएगा, मतलब इनका क्रम याद जरूर रखिए कि कौन सा वंश पहले आया। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, तो ये देखना है, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश को यहाँ पे मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश। ठीक है, तो ये था इतना बातें कम से कम दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।